अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा सेकंड पार्ट है 11वां लेक्चर का मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल। अब इससे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में भी टाइप्स ऑफ आरएनए जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है: एमआरएनए, टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। अब देखो, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंस इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ये सिंथेसिस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू। ठीक है। बेसिकली हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स में 3 टाइप्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये तीनों आरएनए जो मॉलिक्यूल्स है एक ही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस कर रहा था। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स ये तीनों आरएनए जो मॉलिक्यूल्स है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज। और बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंस होता है। ठीक है। अब हम उनका एक्टिविटीज देखेंगे। आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक सेल्स कितना है? 3 टाइप्स है। नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए कौन से आरएनए पॉलीमरेज जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है हेटेरोजेनस आरएनए मॉलिक्यूल्स, या हम इसको सिंपली क्या कहते हैं? एमआरएनए। एमआरएनए सिंथेसिस कौन करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए में बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है 18 राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस किया जाता है और 16 राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस किया जाता है और 2.8 राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स का यहाँ से क्या होता है? सिंथेसिस होता है। ठीक है। ये सब यहाँ से क्या होता है? सिंथेसिस होता है राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा टीआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टीआरएनए सिंथेसिस के लिए। साथ ही साथ यहाँ से 5 राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स भी सिंथेसिस होता है किसके द्वारा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। और जो न्यूक्लियस में स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस में जो आरएनए मॉलिक्यूल्स कुछ प्रेजेंस होते हैं वो भी सिंथेसिस होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि देखो बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, लेकिन एक राइबोसोमल आरएनए जो है सिंथेसिस किया जाता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन सा? 5 राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है। अब देखो, सपोज ये हमारे पास क्या है? एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। यहाँ पे इसका प्रोमोटर है, यहाँ पे इसका टर्मिनेटर है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे एलोंगेशन फैक्टर होता है, फिर टर्मिनेशन फैक्टर्स होते हैं जो बहुत सारे हैं, आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए मैं इन सबको यहाँ पे आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। सिंपली हम देखते हैं यहाँ पे जो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन फैक्टर सबसे पहले आके प्रोमोटर रीजन्स में बेंड होता है, जिसके बाद हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आके यहाँ पे क्या होता है? बेंड हो जाते हैं। बेंड होने के बाद यहाँ से क्या बनते हैं? हमें एमआरएनए बनते हैं।
वो mRNA बनते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बोथ इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स होते हैं। अब इसको समझना है। देखो सपोज यहाँ पे, अब यहाँ पे दिखाता हूं इस तरह, यहाँ पे हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, ये सिंथेसिस कर रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शंस में एमआरएनए मॉलिक्यूल्स। और देखो यहाँ टर्मिनेशन साइड पे पहुंच गया, यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इतना सेगमेंट्स हमारे पास एमआरएनए बन चुका है, इतना सेगमेंट्स हमारे पास क्या बन चुका है, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस हुआ है। अब जब ये इनिशियली बनते हैं, यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्री आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कहाँ पे बनते हैं, न्यूक्लियस में। अब देखो ये प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। कौन परफॉर्म करता है इसको, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, 5 और 2 एलोंगेशन फैक्टर होता है और 2-3 क्या होता है, टर्मिनेशन फैक्टर होता है। अब हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है, प्रोमोटर पे इनिशिएशन फैक्टर बेंट होता है, इसके बाद यहाँ से एलोंगेशन का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और फाइनली वो टर्मिनेशन रीजन पे पहुँचते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या बनते हैं, एमआरएनए। एमआरएनए से पहले हम इसको क्या कहते हैं, प्री आरएनए कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। अब इसके अंदर वो रीजन्स भी है जिनके अंदर इंफॉर्मेशन से एक प्रोटीन को कोड करने का, जिसको हम क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, एक्सोन। और ये भी क्या है हमारे पास, एक्सोन, जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं, ये क्या है हमारे पास, एक्सोन। और इसके बीच में कुछ इंटरप्ट रीजन्स होते हैं। सपोज ये देखो, ये क्या होता है, इंट्रॉन्स, और ये भी क्या होते हैं, इंट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है एक प्रोटीन सिंथेसिस करने का। अब क्या होता है, इस इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है यहाँ से, और एक्सॉन्स को आपस में रिजॉइन किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। अब वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे ये एंजाइम मीडिएटेड एक्टिविटीज है। अब इसके बाद कैसा होता है, ये हमारे पास एक क्या है, एक आरएनए मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंस है। और इसके यहाँ पे देखो, मैं आप इस तरह से गोल बनाता हूँ, ये हमारे पास एक इंट्रॉन्स है, ये दूसरा इंट्रॉन्स है। अब ये बाद में ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये सपोज इस तरह से, ये जो एक एंड है एक्सॉन का, ये दूसरा इनके साथ ज्वाइंट्स कर रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्रॉन्स का इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ से इंट्रॉन्स को बाहर रिमूव किया जाता है, और ये इस एमआरएनए का 5 प्राइम होता है, ये इस एमआरएनए का क्या होता है, 3 प्राइम होता है। अब इस 5 प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए पे बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इनटू द साइटोप्लाज्म क्या होता है, मिथाइल ग्रुप 8 हो जाते हैं। क्या होते हैं, मिथाइल ग्रुप 8 हो जाता है। मोस्टली गोनासिन के ऊपर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है 8 हो जाते हैं। और इस 3 प्राइम एंड के ऊपर बहुत सारे एडेनोसिन रेजिड्यूज जो होता है इस तरह से बेंड होते हैं, ए। इसके लिए भी एक पार्टिकुलर एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो यहां तक समझ आए। अब इसके बाद ये इंट्रॉन्स यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास जो एमआरएनए, मैच्योर जो एमआरएनए बनेगा वो इस तरह से होगी। यहाँ पे बहुत सारे क्या है, एडेनोसिन जो है 8 है, किस एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, और यहाँ पे क्या 8 है, मिथाइल ग्रुप 8 है, किस एंड पे, 5 प्राइम एंड पे। ये जो है हमारा मैच्योर आरएनए मॉलिक्यूल्स है, जो अब तैयार है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये जो सारे प्रोसेस होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। अब देखो इंट्रॉन्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग कहते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। अब 5 प्राइम एंड के ऊपर
जो मिथाइल ग्रुप एट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैपिंग। क्या कहते हैं, कैपिंग। कैपिंग और 3 प्राइम एंड पे जो एडेनोसिन जो बेंड हो जाते हैं उसको कहते हैं टैलिंग। कैपिंग एंड टैलिंग का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ऐसा होता है, मॉडिफिकेशंस क्यों होता है, इसका 2-3 फंक्शंस है। नंबर 1, जब ये एमआरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आएगा, हमारे साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंस होता है। पहला रीजन तो ये है कि एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं कर पाए, इस एंजाइम से बचाने के लिए होता है। दूसरा, जब ये ट्रांसपोर्ट होंगे तो वहां पे कुछ सिग्नल्स की जरूरत होता है कि इस मॉलिक्यूल्स को कि न्यूक्लियस में रहना है या न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट होना है। ये एक सिग्नल सीक्वेंसिंग की तरह भी काम करते हैं। और थर्ड जो होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं कि राइबोसोम्स बाइंडिंग के लिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन इस एमआरएनए के साथ क्या बाइंड हो जाएगा, राइबोसोम्स। और ये टाइलिंग एंड कैपिंग की वजह से राइबोसोम इजीली इस एमआरएनए के साथ क्या होता है, बाइंड हो जाते हैं। ये सभी ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, या आप इस तरह से भी कह सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सिंपल होता है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है, नंबर 1, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंस होता है, सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंस होता है। दूसरा, इसमें देखो कंपार्टमेंट सिस्टम होता है, सपोज न्यूक्लियस होता है, ये सभी एक्टिविटी कहां पे होते हैं, सब न्यूक्लियस में होते हैं। यहां तक क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इसके बाद ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये सब कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। तो न्यूक्लियस में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहला देखो, दूसरा जो मॉडिफिकेशंस होते हैं स्प्लाइसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं इसको। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड रिजॉइनिंग ऑफ एक्सोन्स। एक्सोन्स को जोड़ना, इंट्रॉन्स को बाहर निकाल के फेंकना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग, जो किस में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में। और जो थर्ड जो रीजन होता है कॉम्प्लेक्सिटी का, वो होता है कैपिंग। कहां पे होते हैं, 5 प्राइम एंड पे होता है, मिथाइल ग्रुप एट हो जाते हैं, मिथाइल ग्रुप जो होता है एट हो जाते हैं। क्यों होता है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से आरएनए मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। थर्ड जो कॉम्प्लेक्सिटी का रीजन होता है वो होता है टैलिंग। इसका मतलब क्या होता है, टैलिंग का मतलब क्या होता है, एडिशंस ऑफ एडेनोसिन या एडिनिलेट एट 3 प्राइम एंड, और ये करीब करीब 200 से 300 रेजिड्यूज ऑफ एडेनिन जो होता है एट होता है 3 प्राइम एंड पे। इसकी वजह से भी ये क्यों होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं और ये सिग्नल सीक्वेंस की तरह काम करते हैं। तीसरा, इट फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स विद mRNA at the time of translation. That is all about the process of transcription in eukaryotic cells. Thank you very much.